आप सभी का स्वागत है आज की मेरी इस क्लास में। मैं विश्वास पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको कंप्यूटर विषय का कक्षा 10 के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ जो वैद्यनाथ भरतद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रेडी पूजा इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में निर्मित किया गया है। आज के इस क्लास में मैं कक्षा 10 के कंप्यूटर विषय में फंक्शन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का टॉपिक जो है वो है इनपुट आउटपुट फंक्शन। सबसे पहले हम फंक्शन की चर्चा करते हैं। तो फंक्शन में सेट ऑफ कोड होते हैं जिनका एक यूनिक नाम होता है और इस नाम के द्वारा पूरे प्रोग्राम में इसको कितनी भी बार कहीं पर भी मेन फंक्शन के अंदर प्रयोग में लाया जा सकता है। इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन ये दोनों प्रकार के फंक्शन हमारे बिल्ट इन फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। इस फंक्शन में हम दो प्रकार की मेथड यानी कि इनपुट फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन और अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं ऐसे फंक्शन जो डेटा को इनपुट कराने व प्राप्त होने वाले परिणाम को प्रदर्शित करने में सहायक होते हैं उन्हें हम इनपुट आउटपुट फंक्शन कहते हैं। यानी जो फंक्शन यूजर से इनपुट लेते हैं और उस पर प्रोसेस कराने के पश्चात आपको आउटपुट प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो प्रोग्राम में इस कार्य को करने के लिए हम जिस फंक्शन या उपक्रम का उपयोग करेंगे वो इनपुट और आउटपुट उपक्रम होंगे। उसके आगे फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन और फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन ये पहला प्रकार होता है। दूसरे प्रकार के अंतर्गत अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन आता है। तो चलिए आप अध्ययन करते हैं फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन का। फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन क्या होता है सबसे पहले ये बात समझते हैं। तो ऐसे फंक्शन जो डेटा को फॉर्मेटेड रूप में यूजर से इनपुट लेते हैं और प्राप्त आउटपुट को फॉर्मेटेड रूप में मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रिंट कराने का कार्य करते हैं, ऐसे फंक्शन हमारे फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार के फंक्शन मुख्यतः दो होते हैं जो प्रिंटफ और स्कैनफ नाम से जाने जाते हैं। प्रिंटफ और स्कैनफ ये दोनों फंक्शन का अध्ययन हम करते हैं आगे। प्रिंटफ फंक्शन यह एक फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है जो कि यूजर द्वारा दिए गए संदेश अथवा डेटा के मान को ठीक वैसे ही मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रिंट करने का कार्य करता है जैसा कि आर्गुमेंट के रूप में दिया जाता है। प्रिंटफ फंक्शन का पूरा नाम प्रिंट द मैसेज फ्रॉम फाइल ऑफ मॉनिटर से होता है, अर्थात यह मॉनिटर की स्क्रीन पर यूजर द्वारा दिए गए मैसेज को या प्रोसेस के पश्चात प्राप्त होने वाले आउटपुट को ठीक उसी प्रकार से प्रिंट करता है जैसा कि यूजर ने या प्रोग्रामर ने सेट किया हुआ होगा। इसका सिंटैक्स नीचे लिखा हुआ है। प्रिंटफ स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा जो कि सी एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैसेज को लिखेंगे। इसके अथवा में ये फंक्शन होता है जैसे प्रिंटफ फॉर्मेटेड स्पेसिफायर विथ और विदाउट मैसेज, यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर का प्रयोग कर सकते हैं, /n/t इन सब का प्रयोग करके हुए हम मैसेज को दे सकते हैं, %d का प्रयोग कर सकते हैं, %f का प्रयोग कर सकते हैं जैसा हमारे पास वेरिएबल आ रहा हो और बाद में हम उस वेरिएबल का जो नाम है दिया गया है यानी ऑपरेंड्स नेम उसको भी दे सकते हैं और उसके मान को प्रिंट करा सकते हैं। तत्पश्चात नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा स्कैन फंक्शन। इसका पूरा नाम होता है स्कैन फ्रॉम फाइल वाया कीबोर्ड या कीबोर्ड के माध्यम से ये यूजर जो भी डेटा इनपुट कराता है वो यह फंक्शन एक्सेप्ट करता है, यानी ये फंक्शन एक्सेप्ट करने या स्कैन करने का कार्य करेगा, वो भी फॉर्मेटेड रूप में। इसके बारे में पढ़ते हैं। यह एक फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है जो कि यूजर द्वारा दिए गए मान को कीबोर्ड द्वारा इनपुट कराने का कार्य करता है। इसकी हेडर फाइल studio.h होती है। यहाँ studio.h का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर इस हेडर फाइल का नाम होता है। इसके अंतर्गत समस्त स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन की डेफिनेशन स्टोर होती है। यह स्ट्रिंग डेटा टाइप के मान का बिना रिक्त स्थान यानी विदाउट स्पेस अगर हम कोई इनपुट कराते हैं स्ट्रिंग को तो उसको इंटर कराता है। यदि हम विद स्पेस इंटर कराने की कोशिश करते हैं तो स्पेस के बाद वाले एलिमेंट्स को ये फंक्शन एक्सेप्ट नहीं करता है, केवल स्पेस के ठीक पहले वाले एलिमेंट को ही या मैसेज को या डेटा को एक्सेप्ट करता है।
ये इसका एक ड्रॉबैक है, ये केवल स्ट्रिंग के टर्म पर ऐसा करता है, बाकी अन्य सभी प्रकार के डेटा टाइप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रारूप यानी सिंटैक्स निम्नवत है। स्कैनफ फॉर्मेटेड स्पेसिफायर यानी %d, %f, %c इनका प्रयोग क्रमशः फॉर फ्लोट डेटा टाइप के लिए, इंटीजर डेटा टाइप के लिए, कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए और परसेंटेज या स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए लिया जाता है। इसके बाद एड्रेस ऑफ ऑपरेंड्स नेम। एड्रेस ऑफ ऑपरेंड्स नेम का तात्पर्य यह है कि एड्रेस आपका जो चिन्ह होता है वो M% वाला चिन्ह होता है, उस चिन्ह को लगाने के बाद हम अपने ऑपरेंड्स का नेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आता है अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। अभी हमने जो पढ़ा है वो है फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन, अब हम पढ़ रहे हैं अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो डेटा को अनफॉर्मेटेड रूप में इनपुट कराता है और अनफॉर्मेटेड रूप में ही उसका परिणाम मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रिंट करता है, ऐसे फंक्शन को हम अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन की श्रेणी में लाते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख फंक्शन पुट char, get char, पुट c, get c, पुट s और get s हैं। तो आइए अध्ययन करते हैं अब पुट char से। पुट char एक कैरेक्टर टाइप का फंक्शन है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह एक अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है जो कि यूजर द्वारा दिए गए कैरेक्टर मान को मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रिंट करने का कार्य करता है। इसकी हेडर फाइल studio.h ही होती है। यह केवल कैरेक्टर डेटा टाइप के मान को ही प्रिंट कराने में प्रयुक्त किया जाता है, यानी ये आप इस फंक्शन का प्रयोग करके आप ना तो इंटीजर, ना तो फ्लोट, ना तो स्ट्रिंग इस प्रकार के डेटा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये केवल और केवल कैरेक्टर डेटा टाइप के ही ऑपरेंड्स को इंटर कराने का कार्य करता है, यानी प्रिंट कराने का कार्य करता है। इसका पूरा नाम पुट कैरेक्टर होता है, यानी कि ये कैरेक्टर को प्रिंट करने का काम करेगा। इसका सिंटैक्स है पुट char ऑपरेंड्स कोई भी ऑपरेंड्स ने जो कि कैरेक्टर डेटा टाइप का होगा उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट आता है get char। get char एक फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है जो कि यूजर द्वारा दिए गए कैरेक्टर मान को कीबोर्ड द्वारा इनपुट कराने का कार्य करता है। इसकी हेडर फाइल भी होती है। यह भी केवल कैरेक्टर डेटा टाइप के मान को इनपुट कराने में प्रयुक्त किया जाता है। इसका प्रारूप निम्नवत दिया गया है get char। इसके बाद ऑपरेंड्स नेम हो जाएगा, जिस ऑपरेंड्स का नाम लिखा जाएगा उस पर वैल्यू इंटर हो जाएगी, यानी उस ऑपरेंड्स के एड्रेस पर वैल्यू पहुंच जाएगी। नेक्स्ट आता है पुट c। पुट c यह भी एक अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है। पुट c बिल्कुल पुट char फंक्शन की भांति ही कार्य करता है। अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन की होने की वजह से यह किसी भी प्रकार के कैरेक्टर को अनफॉर्मेटेड रूप में मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रिंट करने का कार्य करेगा। यह यूजर द्वारा दिए गए कैरेक्टर मान को मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रिंट करने का कार्य करता है, वो भी अनफॉर्मेटेड रूप में, यानी कि आप उसको सुसज्जित नहीं कर सकते हैं, बिना सुसज्जित के ही आप उसको प्रिंट करने का कार्य करेंगे। इसकी हेडर फाइल भी studio.h होती है। अभी मैंने आपको studio.h का पूरा नाम बताया था, याद होगा आपको। फिर से एक बार स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर, इस हेडर फाइल का पूरा नाम होता है। यदि हम इस फंक्शन का प्रयोग करते हैं तो प्रोग्राम के हेडर सेक्शन में इस हेडर फाइल का इस्तेमाल करना अनिवार्य हो जाता है। यह केवल कैरेक्टर डेटा टाइप के मान को ही प्रिंट कराने में प्रयुक्त होता है। इसका पूरा नाम पुट कैरेक्टर होता है। इसका प्रारूप निम्नवत दिया गया है। पुट c ऑपरेंड्स नेम। ऑपरेंड्स नेम में हम जो ऑपरेंड्स नेम डिक्लेयर किया गया होगा डेटा टाइप ऑपरेंड्स नेम डिक्लेरेशन सेक्शन में उस ऑपरेंड्स का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा get c। get c यह भी अनफॉर्मेटेड फंक्शन है जो इनपुट का कार्य करता है। यहाँ पर get का तात्पर्य इनपुट से है और पुट का तात्पर्य आउटपुट से है। तो ध्यान देंगे जहां जहां get शब्द आएगा वहां पर हमें इनपुट का ध्यान रखना होगा और जहां जहां पुट शब्द आएगा वहां पर आउटपुट के लिए ध्यान रखना होगा। तो get c का तात्पर्य हो गया अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन जो कि यूजर द्वारा दिए गए कैरेक्टर मान को कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट कराने का कार्य करता है। इसके हेडर फाइल भी studio.h ही होती है। यह केवल कैरेक्टर डेटा टाइप के मान को इनपुट करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इसका प्रारूप निम्नवत दिया गया है। get c ऑपरेंड्स नेम। ऑपरेंड्स नेम वही होगा जो आपने डेटा टाइप ऑपरेंड्स नेम डिक्लेरेशन सेक्शन में लिखा होगा। उसके अलावा आप कोई नया ऑपरेंड्स नेम नहीं ले सकते हैं जिसका आपने डिक्लेरेशन न किया गया हो। नेक्स्ट आता है पुट s। यह एक अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है। पुट s यह एक अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है जो कि यूजर द्वारा दी गई स्ट्रिंग के मान को मॉनिटर की स्क्रीन पर रिक्त स्थान के साथ प्रिंट करने का
कार्य करता है। पुटेस एक ऐसा फंक्शन है जो किसी स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अर्थात यदि आपको अपना नाम एंटर कराना है या नाम को प्रिंट कराना है तो उसके लिए क्रमशः गेट्स और पुटेस फंक्शन का प्रयोग करते हैं। यह भी अनफॉर्मेटेड रूप में ही आपके नाम को इनपुट या प्रिंट कराने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर पुटेस फंक्शन जो है वो आपके स्ट्रिंग को या यूजर द्वारा निर्धारित की गई स्ट्रिंग के मान को विथ स्पेस मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। इसकी हेडर फाइल studio.h भी होती है। यह केवल कैरेक्टर एवं कैरेक्टर एरे डेटा टाइप के मान को ही प्रिंट कराने का कार्य करता है। क्योंकि हम जो कैरेक्टर एरे होती है उसी को स्ट्रिंग कहते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो जो कैरेक्टर डेटा टाइप की हम एरे बनाएंगे उसी के द्वारा हम स्ट्रिंग का निर्माण कर सकते हैं और उसी डेटा टाइप के मान को प्रिंट कराने के लिए इस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। इस फंक्शन का पूरा नाम होता है पुट स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग को पुट करो विथ स्पेस। इसका ध्यान रखेंगे, ये फंक्शन और स्कैनफ फंक्शन के बीच में अधिकतर पेपर में अंतर पूछ देता है, पुटेस फंक्शन और प्रिंटफ फंक्शन। तो प्रिंटफ फंक्शन विदाउट स्पेस किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट कराने का कार्य करेगा, जबकि पुटेस फंक्शन विथ स्पेस किसी भी स्ट्रिंग को मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। केवल ये ध्यान रखना है कि जो स्कैनर प्रिंटफ फंक्शन होगा वो सभी प्रकार के डेटा टाइप में प्रयोग किया जाएगा, जबकि पुटेस फंक्शन केवल और केवल स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। इसका प्रारूप निम्नवत है। पुटेस स्ट्रिंग नेम, इसमें किसी प्रकार के एड्रेस ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली यहाँ पर स्ट्रिंग का नाम बस लिख देना होगा बिना डबल यूनिट कॉमा के। हमारा जो स्ट्रिंग का मान होगा वो मॉनिटर की स्क्रीन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गेटएस। गेटएस फंक्शन जैसा कि बताया गया यह एक अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है। यह स्कैनफ की तरह तो कार्य करता है, लेकिन स्कैनफ फंक्शन किसी भी प्रकार के डेटा टाइप में प्रयोग किया जा सकता है, जबकि गेटएस फंक्शन को केवल और केवल स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। यानी ये स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए प्रयोग में आएगी, अर्थात यह कैरेक्टर एरे डेटा टाइप की जो स्ट्रिंग होगी उसी का मान एंटर कराने का कार्य करेगा, जबकि स्कैनफ फंक्शन सभी प्रकार के डेटा टाइप के मान को इनपुट कराने में प्रयोग में लाया जाता है। तो गेटएस फंक्शन जो कि यूजर द्वारा दी गई स्ट्रिंग के मान को कीबोर्ड द्वारा विथ स्पेस यानी कि स्पेस के साथ में इनपुट कराने का कार्य करता है। इसकी हेडर फाइल studio.h होती है। यह केवल कैरेक्टर डेटा टाइप के मान को इनपुट कराने के तो प्रयोग में लाया जाएगा। इसका प्रारूप निम्नवत दिया गया है। गेटएस स्ट्रिंग नेम, जब भी आप कोई ऐसा प्रोग्राम बनाए जहां पर आपको अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने स्कूल का नाम, इस तरह से किसी नाम को एंटर कराना हो या किसी स्ट्रिंग को एंटर कराना हो जिसकी लिमिट एक कैरेक्टर से ज्यादा हो, तो वहां पर आप इस फंक्शन का प्रयोग करेंगे, जिससे प्रोग्राम आपका आसानी से डेवलप होगा। नेक्स्ट एक प्रोग्राम दिया गया है यहाँ पर सी लैंग्वेज में किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का प्रोग्राम बनाना है। इस प्रोग्राम में हमने विभिन्न प्रकार के फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन का प्रयोग किया गया है। उस प्रयोग को समझने के लिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम के हेडर सेक्शन में दो हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, जिनका नाम क्रमशः #include studio.h और #include ponyo.h होता है। जैसा कि आपको बताया गया एक प्रीप्रोसेसर है। इंक्लूड का अर्थ होता है समाहित करना या रखना। studio.h अभी बताया गया है आपको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। इसी प्रकार से #include ponyo.h, जहां ponyo.h का पूरा नाम है कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर के अंतर्गत कंसोल से संबंधित फंक्शन को स्टोर किया जाता है या फंक्शन की डेफिनेशन को स्टोर किया जाता है, जबकि studio.h के अंतर्गत स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से संबंधित फंक्शंस की डेफिनेशन को स्टोर किया जाता है। इसके पश्चात मेन फंक्शन के पहले वाइड एक कीवर्ड का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है नल, NULL। नल का अर्थ कुछ भी नहीं। मेन फंक्शन को स्टार्ट किया गया है। मेन में हमने 3 प्रकार के वेरिएबल बनाए हैं जो कि इंटीजर प्रकार के हैं, यानी सभी का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। यहाँ इंट a b c का मान यहाँ पर 0 से इनिशियलाइज किया गया है। 0 से इनिशियलाइज करने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर c के अंदर जो गार्बेज वैल्यू है, अगर 0 से इनिशियलाइज नहीं करते हैं, बहुत सी बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि 0 नहीं लिखा होता, सीधे c लिखा होगा, तो उसका तात्पर्य यह है कि उसके अंदर गार्बेज कलेक्शन की मौजूदगी हो सकती है। यदि आप उसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं तो उसके अंदर जो गार्बेज कलेक्शन पड़ा हुआ है वो पूरी तरह से ब्लैंक हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। अब उस पर जब भी परिणाम आने वाला है उसको हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं। तो
तो यहाँ पर 3 वेरिएबल लिए गए हैं, चूंकि हमें प्रोग्राम बनाना है कि 2 पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने का। तो जब हमें 2 पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने के लिए कह रहा है तो हम यहाँ पर पूर्णांक संख्या में इंट यानी पूर्णांक इंटीजर जो लिया जाता है इंट डेटा टाइप का उपयोग किया जाता है उसके लिए। तो ये 2 पूर्णांक संख्याओं के लिए हमने 2 वेरिएबल ए और बी बनाए। आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी, अपना नाम भी लिख सकते हैं। वेरिएबल का नाम जितना ही छोटा होगा उतना ही सहूलियत होगी प्रोग्राम में उसको बार बार यूज करने के लिए, तो इसलिए छोटा नाम ही रखेंगे। यहाँ पर मैंने अल्फाबेट के ए बी को लिया हुआ है। और सी एक ऐसा वेरिएबल है जिस पर हमारा आंसर या जो आउटपुट है वो आने वाला है, यानी हम जिस वेरिएबल पर अपने आने वाले आउटपुट को स्टोर करके रखेंगे। तो यहाँ पर हमने डेटा टाइप और वेरिएबल या ऑपरेंड्स डिक्लेरेशन पार्ट में अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 वेरिएबल लेते हुए तीसरा वेरिएबल पर 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। नेक्स्ट फंक्शन लिखा हुआ है हमने CLR या CR। CLR या CR यह है कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल का एक लाइब्रेरी फंक्शन है जिसका पूरा नाम होता है क्लियर स्क्रीन। यानी कि जब भी आउटपुट आएगा तो सबसे पहले जो भी हमारी स्क्रीन में लिखा होगा वो वहां से गायब हो जाएगा, यानी स्क्रीन को क्लियर कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल डॉस की CLS कमांड और लाइनक्स की क्लियर कमांड की भांति कार्य करता है। ये स्क्रीन को क्लियर कर देगा, इसकी हेडर फाइल pony.h होगी। इसके पश्चात हमने प्रिंटफ फंक्शन का प्रयोग किया है। प्रिंटफ फंक्शन में हमने फॉर्मेटेड रूप में किसी प्रकार के मैसेज को लिखा हुआ है। फॉर्मेटेड रूप में हमने यहाँ लिखा है इंटर एनी टू इंटीजर नंबर। इंटर एनी टू इंटीजर नंबर को हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले लिया है। वहां लिखा हुआ है किन्हीं 2 पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो किन्हीं 2 पूर्णांक संख्याओं को पहले इंटर कराएंगे फिर उसका योगफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमने इंटर एनी टू इंटीजर नंबर लिख करके यूजर से, क्योंकि यूजर इस लाइन को पढ़ेगा जैसे ही उसको समझ में आ जाएगा कि 2 पूर्णांक संख्याओं को इनपुट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करेगा। उसके बाद हमने स्कैनर फंक्शन लिखा। स्कैनर फंक्शन आपको बताया गया था कि फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन होता है। सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर %d का हमने 2 बार प्रयोग किया है, क्रमशः बिना स्पेस बिना कॉमा के, डबल एंड कॉमा के अंदर। तो यहाँ पर जो %d है, %d में दिखाया गया है कि ये इंटीजर डेटा टाइप के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो 2 बार प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि हमें 2 पूर्णांक संख्याओं को a और b को स्टोर कराना है। तो यहाँ पर हमने फिर एड्रेस ऑफ a फिर एड्रेस ऑफ b को क्रमशः लिखा। a और b वो ऊपर लिए गए वेरिएबल हैं जिनमें हम या यूजर किसी भी इंटीजर मान को एंटर करेगा। तो एड्रेस ऑफ a का मतलब है कि मेमोरी में एक एड्रेस में जाकर के वैल्यू को रख दे, और एड्रेस ऑफ b का मतलब है कि मेमोरी में जाकर के एड्रेस ऑफ यानी b के एड्रेस में जाकर के मान को रख दे या इनपुट करा दे। इसके पश्चात c बराबर a प्लस b लिखा गया है। ये एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पर एक व्यंजक का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि हम जो भी ये प्रोसेस हो रही है उसको हमने एक पैरेंथेसिस के अंदर ब्रैकेट कर दिया है a प्लस b को। a प्लस b में मान को कैलकुलेशन करने के पश्चात, चूंकि ये जो है असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर इक्वल नहीं है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ये ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पर जो भी वर्क या प्रोसेस हो रही है उसका जो भी आउटपुट आएगा उसको असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में लिखे गए वेरिएबल पर असाइन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि a प्लस b को जो भी परिणाम आएगा उसको प्रोसेस करने के बजाय c नामक वेरिएबल पर स्टोर कर दिया जाएगा। जब वैल्यू हमारी c में आ जाएगी तो हमने प्रिंटफ फंक्शन में फिर से फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन प्रयोग किया गया है। यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन का, इसमें हमने न्यू लाइन के लिए ऑप्शन लिखा हुआ है। देन हमने मैसेज दिया है टोटल इज इक्वल टू पर %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का प्रयोग किया गया है। उसके पश्चात डबल कॉमा बंद कॉमा लगा हुआ है। देन c लिख दिया गया है। c में वो जो मान प्रोसेस हो चुका है वो स्टोर हो चुका है, उस मान को यहाँ पर c से ले लिया जाएगा। और उसके बाद प्रोग्राम में getcs फंक्शन का प्रयोग किया गया है। इस फंक्शन के प्रयोग से क्या होगा कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है उसको देखने के लिए इस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। यदि ये फंक्शन प्रयोग नहीं किया जाएगा तो यूजर को बिना आउटपुट दिखाए ही मॉनिटर में प्रोग्रामिंग विंडो पर जंप कर जाएगा। तो जंप न होने पाए यूजर अपने जो इनपुट किया है उसके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आ रहा है, क्या परिणाम आ रहा है, उसको देखने के लिए getcs फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर getcs का परिणाम होता है गेट अ कैरेक्टर वाया कीबोर्ड। उसके बाद प्रोग्राम का जो कर्ली ब्रैकेट है वाइड मेन का मेन फंक्शन का उसको बंद कर दिया गया। मेन चूंकि एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है और प्री डिफाइंड फंक्शन है ऐसा अपवाद है, तो मेन जो है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि मेन की डेफिनेशन यूजर स्वयं देता है, इसलिए ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। जब डेफिनेशन दी जाती है तो कोष्टक के तुरंत बाद सेमीकोलन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ पर सेमीकोलन अगर लगा दिया जाता है तो इसको रीड ही नहीं करा जाएगा, इसके अंदर जो भी कुछ लिखा है उसको रीड नहीं किया जाएगा। तो ऐसा फंक्शन जिसमें कोष्टक के बाद सेमीकोलन लगा दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि वो क्या हो जाता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन हो जाता है।
तो यहाँ पर मेन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, लेकिन यह प्री डिफाइंड फंक्शन की श्रेणी में भी आता है, क्योंकि आपके प्रोग्राम में चाहे प्रोग्राम का कोड कितना भी लंबा क्यों ना हो, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टॉप टू बॉटम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले मेन फंक्शन को ही रीड किया जाता है। जबकि सी प्लस प्लस आपका बॉटम टू टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें सबसे पहले मेन फंक्शन को नीचे स्तर पर लिखा जाता है और नीचे से ही उसकी स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पर टॉप टू बॉटम होने की वजह से मेन फंक्शन को सबसे पहले रीड किया जाएगा, इस वजह से ये प्री डिफाइंड फंक्शन की श्रेणी में भी आ जाता है और यूजर डिफाइंड फंक्शन की श्रेणी में भी आ जाता है। तो आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा दो नंबरों को जोड़ने का। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है सी लैंग्वेज में किसी अक्षर को इनपुट करना है और उसे प्रिंट करने का प्रोग्राम। इसके लिए हमने printf, getC, putC फंक्शन का प्रयोग किया गया है। इस फंक्शन में बेसिकली जिनका अभी हमने थ्योरी पढ़ी है उसका ही प्रोग्राम बनाया गया है यहाँ पर। तो printf फंक्शन के अंतर्गत हमने इंटर एनी अल्फाबेट की बात करी, यानी किसी एक अक्षर को इंटर करना है और उस अक्षर को ये हमें प्रिंट करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर वाइट मेन के बाद कैर नाम का एक डेटा टाइप लिया, जिस पर हमने सी एक वेरिएबल बनाया हुआ है। सी वेरिएबल कैरेक्टर प्रकार का है, यानी कि केवल एक कैरेक्टर को इनपुट कराने की क्षमता उसके अंतर्गत आती है। देन CLRSCR फंक्शन का प्रयोग किया गया। उसके पश्चात printf फंक्शन में हमने मैसेज दिया इंटर एनी अल्फाबेट। देन हमने getC फंक्शन का प्रयोग किया, उसमें हमने जो सी कैरेक्टर लिया गया था, कैरेक्टर डेटा टाइप का वेरिएबल सी, उसको यहाँ पर हमने getC फंक्शन जो कि एक अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए, उस फंक्शन के अंदर हमने सी वेरिएबल को लिखा हुआ है। देन हमने printf मैसेज दिया फॉर्मेटेड रूप में इंटर्ड अल्फाबेट एज, यानी कि जो अल्फाबेट इंटर कराया गया है वो क्या है। तो उसके लिए हमने फिर से putC नामक फंक्शन का प्रयोग किया गया है, जो अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए। ये हमारे सी में रखे हुए कैरेक्टर मान को प्रिंट कराने का कार्य करेगा। लास्ट में getCH फंक्शन का प्रयोग करके इस प्रोग्राम को बंद किया गया है। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा आता है getCHR व putCHR का प्रयोग करके किसी वॉवेल को इनपुट कराना है और उसको प्रिंट कराना है। यहाँ पर हमने वाइड मेन फंक्शन के पश्चात एक सी नामक वेरिएबल लिया गया है जिसका डेटा टाइप कैरेक्टर है, और उसके बाद CLRSCR फंक्शन का प्रयोग करते हुए printf फंक्शन में हमने इंटर एनी वॉवेल, यानी कि कोई भी एक स्वर इंटर करना है। उसके लिए हमने यहाँ पर getCHAR फंक्शन का प्रयोग किया है। इसके पहले वाले प्रोग्राम में हमने getC फंक्शन का प्रयोग किया गया था, यहाँ पर getCHAR फंक्शन का प्रयोग किया गया। दोनों फंक्शन ही सेम है यहाँ पर, चाहे आप getC का प्रयोग कर लीजिए चाहे getCHAR का, दोनों का वर्क भी सेम है, दोनों का काम भी यानी सेम है। तो getCHAR जो फंक्शन होता है ये किसी कैरेक्टर को अनफॉर्मेटेड रूप में कीबोर्ड से इनपुट कराने का कार्य करता है, जो कि यहाँ करेगा। इसके बाद printf फंक्शन जो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिखी गई यानी इंटर्ड वॉवेल एज, उस मान को प्रिंट कराने के लिए putCHR फंक्शन जो कि putC की तरह कार्य करता है, अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है जो कि इस कैरेक्टर टाइप के डेटा का जो मान होगा उसको प्रिंट कराने का कार्य करेगा। देन getCH फंक्शन का इस्तेमाल किया गया जो कि कंसोल इनपुट आउटपुट